Hello everyone, I hope all of you are doing fine. In last lecture, we finished judiciary. Judiciary को हमने अच्छे से कर लिया था. Now we have already covered CAG. So article number 152 तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं CAG. 124 to 147 तक हमने कर लिया judiciary. From 147 to 52 CAG. Now 152 onwards. अब आपने आज की एक छोटी सी क्लास में एक चीज़ समझनी है कि आज आपके मोर देन 100 आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे. ठीक, वी आर अबाउट टू फिनिश आवर पॉलिटी इस वीक में हो जाएगी. वाई? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड ओनली इन थ्योरी. कैसे? देखो, हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव्स किए थे. ठीक, जब हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव किए तो हमने किया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इस तरह से किया था. एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पे वी हैव स्टेट एग्जीक्यूटिव्स. आर्टिकल नंबर 153 टू 167 आगे हम जाते रहते हैं जब, तो हमारे पास में स्टेट एग्जीक्यूटिव आते हैं. अगर यूनियन में प्रेसिडेंट है तो स्टेट में कौन है? गवर्नर. अगर यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट है तो स्टेट में कोई नहीं है. वाई? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट खुद कौन है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरपर्सन. सारी स्टेट्स के एमएलएस राज्यसभा में एमपी चुन के भेजते हैं, तो राज्यसभा को तो हम वैसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं. सो यू डू नॉट हैव एन इक्विवेलेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हियर. यू डोंट नीड वन आइदर. अगर यूनियन में प्राइम मिनिस्टर है तो स्टेट में कौन है? सीएम. अगर यूनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो स्टेट में कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर यूनियन में अटॉर्नी जनरल है तो स्टेट में कौन है? एडवोकेट जनरल. सिंपल. तो इस तरह से हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव बना हुआ है. सिमिलरली हमारे पास यूनियन में है पार्लियामेंट तो स्टेट में है स्टेट लेजिस्लेचर. एग्जैक्टली सेम. वैसे ही जैसे यहाँ पे कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड बना हुआ है, वैसे यहाँ पे भी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट, कंटीजेंसी फंड ऑफ अ स्टेट. अगर यहाँ पे कोई फंड पार्लियामेंट की कस्टडी में है तो यहाँ पे वही फंड किसकी कस्टडी में होगा? स्टेट लेजिस्लेचर की, विधानसभा की. अगर यहाँ पे कोई फंड गवर्नमेंट की कस्टडी में है तो यहाँ पे भी वो गवर्नमेंट की कस्टडी में होगा. अगर यहाँ पे कोई फंड प्रेसिडेंट की कस्टडी में है तो यहाँ पे वही फंड गवर्नर की कस्टडी में होगा. नंबर 1, जैसे हमने यहाँ पे किया स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, 0R एंड इस तरह की कितनी सारी चीज़ें, एग्जैक्टली सेम चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं. स्टेट लेजिस्लेचर भी वैसे ही होता है. स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, 0R, प्रिविलेज मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है. यहाँ पे और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है. जैसे यहाँ पे बजट पास होता है वैसे ही यहाँ पे बजट पास होता है. अब कॉमन सेंस आपने लगानी है. रेलवेज का बजट भी यहाँ पे पास होता है, लेकिन स्टेट में तो कोई रेलवेज ही नहीं है, इसलिए रेलवेज का बजट पास होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता. बट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. जो आपके पास पार्लियामेंट में है वही स्टेट लेजिस्लेचर में है. अब आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की स्टेट एग्जीक्यूटिव्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके लिए आपको आज का लेक्चर देखना है. हर वो चीज़ जो मैं आपको छुड़वा दूंगा आज, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि वो एग्जैक्टली सेम है यूनियन से. जो यूनिक चीज़ें हैं वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा, आपको याद रखनी है. क्लियर? समझ लेनी है, याद रखनी है जो यूनिक है. बाकी सब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग आई वांट यू टू एक्सट्रापोलेट हियर. सिंपल. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिस ऑफ गवर्नर. अब प्रेसिडेंट का प्रॉपर इलेक्शन होता था, लेकिन गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता. क्लियर? गवर्नर से 2 काम एक्सपेक्ट किए जाते हैं. कैसे? एक हमारे पास यूनियन ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन यू हैव अ स्टेट, लेट्स टेक महाराष्ट्र. अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रही है कि नहीं चल रही, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन ऑफ इंडिया की भी। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया ने एक पर्सन यहाँ पे गवर्नर को भेज दिया। तो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं जिसको, वो बन जाता है किसी भी स्टेट का गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे वो गवर्नर बन जाएगा, चाहे दिन में 5 बार गवर्नर चेंज कर दो। इनफैक्ट ऐसा हुआ था 1977 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, इमरजेंसी हटी, इलेक्शंस हुए और मोरारजी देसाई जी की सरकार आ गई। अब जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सेंटर में इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी हार गई और हम जीत गए। वो तो स्टेट्स में इलेक्शंस नहीं हुए, अगर स्टेट्स में इलेक्शन हो जाते तो स्टेट्स में भी इंदिरा गांधी ने हार जाना था। आई एम गोइंग टू इन्फर दिस विक्ट्री इन द सेंट्रल इलेक्शंस एज इफ people of states have also voted against इंदिरा गांधी in all the states। अब ये तो वो बात होगी कि अगर सेंटर में इलेक्शन हुए, मोदी जी जीत गए, तो आप स्टेट्स में कांग्रेस की सरकारों को थोड़ी हटा दोगे। अब लोग इस तरह से वोट करते हैं। अब दिल्ली के लोगों को लगा लो, दिल्ली के लोगों को दिल्ली में चाहिए आम आदमी पार्टी। जब स्टेट में इलेक्शन होता है तो वो आम आदमी पार्टी को चुन लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। जब सेंटर में इलेक्शन होते हैं एमपी के, तो वो बीजेपी में मोदी को चुन लेते हैं। वो तो चॉइस होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो वो अरविंद केजरीवाल को भी घर भेज दें और सारे आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स को भी घर भेज दें कि यार आई हैव रीजन बियॉन्ड डाउट टू बिलीव कि अगर मैं इधर जीता हूं तो उधर भी जीते गया। क्लियर। एनीवेज, क्या किया मोरारजी देसाई जी ने, एक तो बहुत सारी स्टेट्स में कांग्रेस की सरकारें गिरा दी और 12 स्टेट्स में जो गवर्नर थे उनको चेंज करके अपना गवर्नर लगा दिया। वो कर सकते थे, जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नर को चेंज कर सकता है। तो जिन गवर्नर्स को इंदिरा गांधी ने लगाया हुआ था मोरारजी देसाई जी ने हटा दिया। 2 साल बाद दोबारा इलेक्शन हुए, इस बार इंदिरा गांधी वापस आई पावर में विद रिसाउंडिंग विक्ट्री। नाउ इंदिरा गांधी इज लाइक या अब मैं बताती हूँ, ठीक। फिर उन्होंने भी वही किया। इनफैक्ट हमारी कंट्री में गवर्नर के पास में कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ही नहीं। गवर्नर का ऑफिस जो है बहुत पॉलिटिसाइज्ड ऑफिस है। बट एनीवेज, बना किस चीज़ से? 2 कारणों की वजह से ये ऑफिस एग्जिस्ट करता है। पहला तो क्या है कि ये पर्टिकुलर स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है कि नहीं चल रही, इसके लिए रेगुलर रिपोर्ट्स भेजते हैं गवर्नर साहब टू यूनियन ऑफ इंडिया। रोल नंबर 1। रोल नंबर 2 क्या है बच्चे? जो सेंटर में हो सकता है वो स्टेट में भी तो हो सकता है। विच इज, व्हाट इफ सीएम की डेथ हो जाए, व्हाट इफ सीएम रिजाइन कर दे, व्हाट इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए किसी विधानसभा में, किसी स्टेट लेजिस्लेचर में और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी ना हो, तो फिर क्या होगा? अब री इलेक्शन भी हो सकते हैं। किसी और को भी बोला जा सकता है कि ओके आप सीएम बन के दिखाओ, जैसे अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में हुआ। नाउ यू हैव शिवराज जी एज योर सीएम इंस्टेड ऑफ कमलनाथ जी। क्लियर। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव वो बना रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके लिए आपको जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट चाहिए थे वैसे स्टेट में गवर्नर चाहिए। सो गवर्नर जस्ट लाइक प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ नॉमिनल हेड, अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट। क्लियर, सिंपल। नाउ अपॉइंटमेंट, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? लाइक आई सेड, सिंपल प्रेसिडेंट के साइन से। क्लियर। हाउएवर, गवर्नर के केस में क्वालिफिकेशन जो है ना, इनकी क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है। 35 इयर्स की एज होनी चाहिए, बस बात खत्म। हाउएवर, गवर्नर के केस में 2 कन्वेंशंस फॉलो की जाती हैं। वो क्या है? कोई भी स्टेट जो है, जहां पे भी इस स्टेट में जिसको गवर्नर लगाना है, तो एक चीज तो ये की जाती है कि ट्राई किया जाता है कि वो पर्सन उस स्टेट का ना हो। अगर किसी को झारखंड का गवर्नर लगाना है मोदी जी ने, तो ही विल ट्राई कि द पर्सन शुड बी फ्रॉम पंजाब। इनफैक्ट सच में ही ऐसा हुआ था। चंडीगढ़ के थे बलराम जी टंडन जी, उनको झारखंड का गवर्नर लगा रखा था। सिमिलरली पंजाब के बूटा सिंह जी को तमिलनाडु का गवर्नर लगा दिया। सिमिलरली तमिलनाडु के किसी पर्सन को हमारे यहाँ हरियाणा का गवर्नर लगा सकते हैं, देन सो ऑन। सिंपल। तो एक तो ट्राई करते हैं कि उस स्टेट का पर्सन ना हो जो इस स्टेट में उसको गवर्नर लगा रहे हैं। वाई? सो दैट कि ही शुड बी फ्री फ्रॉम द पेटी पॉलिटिक्स ऑफ दैट स्टेट।
वहाँ पे रहते हैं तो फिर पेटी पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाते हैं। दूसरा एक और कन्वेंशन है, ये ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी फॉलो किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट इट हैज़ बिन वायलेटेड सो मेनी टाइम्स दिस कन्वेंशन। सेकेंड थिंग इज दैट CM ऑफ द कंसर्न स्टेट इज यूजुअली कंसल्टेड। जो चीफ मिनिस्टर हैं उस स्टेट के, उनसे कंसल्ट किया जाता है कि हाँ जी इनको बना दें क्या हम गवर्नर आपके स्टेट का, क्लियर। बट अगेन ये वाली कन्वेंशन भी जो है बड़ी फ्रीक्वेंटली वायलेट की जाती है। एनीवेज, तो गवर्नर का आपको रोल पता लग गया, क्या काम है इनका। इन एडिशन टू एक नॉर्मल जो प्रेसिडेंट का काम होता है, वी हैव वन मोर काम विच इज ही हैज टू इंश्योर दैट स्टेट इज बीइंग गवर्न्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको इंश्योर करने के लिए रेगुलरली सेंटर में रिपोर्ट भेजते हैं। दूसरी चीज़ आपको पता लगी कि इनके अपॉइंटमेंट में कोई इलेक्शन नहीं है, सिंपल एक साइन हो जाते हैं। तीसरी चीज़ आपको एक कन्वेंशन पता लगी। फोर्थ थिंग, इनकी ओथ कौन इनके एडमिनिस्टर करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। The oath is administered by Chief Justice of the concerned state high court and in his absence the senior most judge, clear। तो जिस भी स्टेट में लगेंगे उनके चीफ जस्टिस उनको कसम खिला देंगे। टर्म कितनी देर के लिए इनका टर्म होता है, 5 years। 5 साल के लिए आप गवर्नर लगते हो, अनलेस लाइक आई सेड कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए, नई गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने अपने नए गवर्नर लगा दिए। रिमूव इनको कभी भी कर सकते हैं। गवर्नर होल्ड्स ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सो दैट मीन्स इनके रिमूवल पे कोई लोकसभा, विधानसभा में, राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, कैन बी रिमूव्ड विद अ साइन। अब आती है पावर्स एंड फंक्शंस। इनकी और प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शंस बिल्कुल सेम है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू पावर्स। उसमें से कौन कौन सी, मैंने आपको प्रेसिडेंट के केस में डिप्लोमेटिक पावर्स भी करवाई थी। डिप्लोमेटिक पावर्स, what were those? Diplomatic powers were that govern all the treaties were signed in the name of the president, clear, number 1। दूसरा क्या था कि जब भी बाहर की कंट्री के एम्बेसडर्स आएंगे, हमने कोई मीट करवानी है, तो वो सब प्रेसिडेंट के नाम से होंगी। गवर्नर के केस में ऐसा नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट इज द चीफ कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक, जो चीफ है। यहाँ पे मिलिट्री पावर भी गवर्नर के पास नहीं है। क्यों? अरे स्टेट की मिलिट्री नहीं होती, पुलिस होती है बस। फिर एक चीज़ मैंने आपको प्रेसिडेंट के केस में नहीं करवाई, बस मेंशन की थी, क्योंकि उसका अलग से चैप्टर आएगा। वो क्या है? इमरजेंसी। हम आगे जाके आज से 4-5 क्लासेस के बाद देखेंगे सेकेंड लास्ट क्लास में कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी भी इम्पोज कर सकते हैं, बट गवर्नर डज नॉट हैव इमरजेंसी पावर्स। उसके बाद में जो पावर्स मैंने आपको करवाई प्रेसिडेंट के केस में, एग्जीक्यूटिव पावर्स करवाई थी प्रेसिडेंट की, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। वहाँ पे कराई थी प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हियर गवर्नर अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वहाँ पे कराई थी ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हियर ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सेम चलता रहेगा, बिल्कुल सेम। गवर्नर अगर 36 नोट्स में मैं आपको दूंगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगर इन स्टेट का गवर्नर है तो एक एडेड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर होती है कि इन स्टेट्स में यू मस्ट हैव अ ट्राइबल मिनिस्टर। ट्राइबल मिनिस्टर भी अपॉइंट करना जरूरी होता है। क्लियर? सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। तो जिस तरह से प्रेसिडेंट है वैसे ही हमारे पास में गवर्नर है। अब सिमिलरली इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, जैसे हमने प्रेसिडेंट की पावर्स की थी कि ही समन्स द हाउस, ही प्रोरोग्स द हाउस, ही एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस, ही एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। एग्जैक्टली सेम आ गई आपके पास गवर्नर के पास। वही विधानसभा में सब कुछ गवर्नर करते हैं। क्लियर? अब ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें। एक दो चीज़ मैंने अभी आपको स्किप कराई है क्योंकि मैंने आपको स्टेट लेजिस्लेचर भी कराना है। एक इनके पास में जो पावर है एक्स्ट्रा, वो क्या है? बिल पास होने पे। क्लियर?
अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक बार दोबारा बताऊंगा। यूजुअली जब बिल हमारा पार्लियामेंट में आता है, मैं यूनियन की बात कर रहा हूं, बिल आया पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट से बिल गया आगे प्रेसिडेंट के पास। नाउ प्रेसिडेंट हैज a few options. He can withhold his assent, he can give his assent, he can return the bill for reconsideration, he may not take any action at all. These kind of things we have done. Now when it comes to governor, situation is slightly different. In fact, governor has one extra power compared to the president. Look, एक बिल आया, it goes to state legislative assembly. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद वो बिल गया गवर्नर के पास, उन्होंने पास कर दिया। जैसे वहां पे बिल था, यहाँ पे गवर्नर के पास गया। नाउ गवर्नर कैन ऑल्सो डू सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट, ही कैन रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही मे नॉट टेक एनी एक्शन एट ऑल, ही कैन लीव इट अनअटेम्प्टेड, he can sign it, but in addition to that he has one more power, that is he can reserve the bill for the consideration of the president. Rashtrapati, president could not hold bill for anybody else, he had to take decision, and not taking any decision itself was a decision. On the other hand, here governor can hold reserve the bill for the consideration of the president. अब कोई बिल अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया, वो बिल कैसे पास होगा, क्या होगा, कौन से सिचुएशन में ऐसा करना होगा, दैट वी विल लुक इन अ लिटिल वाइल। बट ये आपको अभी के लिए याद रखना है कि इनकी लेजिस्लेटिव पावर एक एक्स्ट्रा है। क्लियर? नाउ इनके पास आती है एक, आप बाय नंबर याद रखना कि हमने 123, ये क्योंकि किसी बच्चे ने पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, 123 आर्टिकल नंबर था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। 213 is the ordinance making power, is an article for the ordinance making power of the governor. जो यहाँ पे प्रेसिडेंट का है वो यहाँ पे गवर्नर का है। सो अगर किसी स्टेट की विधानसभा नहीं बैठी हुई तो इनके पास में भी वही पावर है जो प्रेसिडेंट के पास में थी कि 6 महीने में ऑर्डिनेंस आ गया। क्लियर? चलिए आगे। अब एक चीज आपको समझनी है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन गवर्नर की क्वाइट काउंटर इंट्यूटिवली गवर्नर इज मोर फ्री इन हिज डोमेन कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। क्या मतलब है इस बात का? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में सुनो, हमने एक चीज की थी, वो ये थी कि प्रेसिडेंट को जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने दे दी वो इनके ऊपर फाइनल है। 1976 में ये चीज फाइनल कर दी गई थी कि आपको अपनी डिस्क्रिप्शन पे एक्ट नहीं करना है, जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे वही करना है। और 1978 में एक चीज कर दी थी कि चलो द मैक्सिमम यू कैन डू इज यू कैन, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दिया आप एक बार उनको रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं, बट इफ द प्राइम मिनिस्टर अगेन सेज यू कैन जस्ट डू इट, ओके, देन यू हैव टू डू इट। That is not the case between governor and the council of minister. So while Indian constitution envisages the possibility of a governor acting at times in his discretion, no such possibility has been kind of visualized for president. तो कैसे? 42nd amendment जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसकी एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, ये किया गया था। इट वॉज मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बट नो सच प्रोविजन वॉज मेड विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर। तो गवर्नर के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस एज सच, सीएम की एडवाइस एज सच गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो गवर्नर कैन एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन इन व्हाट सिचुएशन? गवर्नर कब डिस्क्रिशन पे एक्ट कर सकते हैं? नाउ देयर इज अनदर फनी थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर मैटर फॉल्स विद इन गवर्नर्स डिस्क्रिशन और नॉट, द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर हिमसेल्फ इज फाइनल।
सो वेदर इनको अपनी डिस्क्रिशन में एक्ट करना है कि इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की माननी है, इसमें भी इनकी पास डिस्क्रिशन है। क्लियर? सो आप कल को चैलेंज नहीं कर सकते गवर्नर को कि अरे व्हाई डिड ही एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन व्हेन ही शुड हैव एक्टेड एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम। हाउएवर मैक्सिमम केसेस में गवर्नर जो हैं वो सीएम की बात मानते हैं। सीएम के पास में भी थोड़ी पावर रहती है कि अगर गवर्नर ऐसा ना करें तो वो हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। जुडिशरी की 99.9% जो कोर्ट केसेस में प्रोनाउंसमेंट रही हैं, जो उनका डिसीजन रहे हैं, वो इसी डायरेक्शन में रहे हैं कि गवर्नर को ये बोला जाए कि सर आप प्लीज़ सीएम के काम में इंटरफेयर मत कीजिए, प्लीज़ कोऑपरेट विद द सीएम। चीफ मिनिस्टर इज़ a superior position compared to governor. Only and only when you have serious objection with the CM's action, only then you should be acting in your discretion. Otherwise, people have chosen their MLAs, and then the guy who is the CM, he is will of the people. लोगों ने चुना है, तो अगर लोगों ने चुना है तो आप ऐसे मत करो इनके साथ, आप अपनी डिस्क्रिशन पे एक्ट नहीं करो। मैक्सिमम टाइम्स जुडिशरी जो है वो डिस्क्रिशन का स्कोप कम करती रहती है। ऐसा ही होना भी चाहिए, करती भी है, होना भी चाहिए। हाउएवर जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट इन थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव डिस्क्रिशन टू द गवर्नर टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। इन विच सिचुएशन? इस चीज़ की डिस्क्रिशन भी गवर्नर के पास है। फॉर एग्जाम्पल, अब देख लो आप, कोई बिल है, अभी तो बताया मैंने, कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके गवर्नर के पास चला गया, गवर्नर ने वो बिल प्रेसिडेंट के लिए रख लिया। अब कौन सा बिल प्रेसिडेंट के लिए रखना, उनकी डिस्क्रिशन। किसी स्टेट में गवर्नर ने रिपोर्ट भेज दी सेंटर में, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज दी दैट यू नो व्हाट, आई डोंट थिंक ये स्टेट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है, तो क्या करना चाहिए, इस स्टेट में हमें प्रेसिडेंट्स रूल लगा देना चाहिए। डायरेक्टली सेंटर इसको रूल करे और 6 मंथ्स में दोबारा इलेक्शन करवाते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। अब ये रिपोर्ट भी अपनी डिस्क्रिप्शन पे भेज सकते हैं वो। ही डज नॉट नीड टू टॉक टू सीएम कि लुक मैन, आई डोंट थिंक यू आर रनिंग द स्टेट प्रॉपरली, सो आई एम गोइंग टू सेंड दिस रिपोर्ट। ही कैन डू इट ऑन हिज ओन। सिमिलरली कुछ जैसे जो ये स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ असम, स्टेट ऑफ मेघालय, स्टेट ऑफ त्रिपुरा, स्टेट ऑफ मिजोरम, हियर ऑल्सो गवर्नर हैज़ सर्टेन एक्स्ट्रा डिस्क्रिशनरी पावर्स। वहाँ पे कुछ स्पेशल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू दोज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जो कि मैं आपको कराऊंगा लेटर ऑन, आर्टिकल 372 एंड ऑल दैट, 371, 372। उससे हम देखेंगे कि कुछ एरियाज हैं जो ऑटोनमस हैं, मतलब है तो वो असम के अंदर ही। इफ असम का मैप ना जो है, असम का मैप कुछ ऐसा है एज इफ अ गन पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंडिया। ओके, तो यहाँ पे ना बहुत सारे एरियाज हैं बच्चे जो बहुत ऑटोनमस हैं, उनके अपने लॉज हैं, अपने रेगुलेशन हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज एरियाज गवर्नर के पास काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर रहती है ओवर एंड अबव दी चीफ मिनिस्टर। सो एक चीज़ के लिए अब जल्दी से देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तो प्रेसिडेंट की हम बात करते तो प्रेसिडेंट हैड वन टाइप ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, दैट वाज सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। अगर सिचुएशनल डिस्क्रिशन थी प्रेसिडेंट के पास, व्हाट वाज दैट, कि कोई प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट प्रूव हिज मेजॉरिटी, कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है। इन सब सिचुएशंस में सिचुएशन ऐसी हो गई दैट प्रेसिडेंट डिड नॉट हैव एनी प्राइम मिनिस्टर टू कंसल्ट बिकॉज देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, ही हैज आइदर डाइड और nobody can today say that I am the prime minister because nobody can prove the majority. So in this situation, now when there is no prime minister, president had the discretionary power. On the other hand, when it comes to governor, governor also has similar kind of powers because same things can happen with CM as well. CM unfortunately can die, CM can resign, CM can also fail to prove majority in the house. तो सिचुएशनल
वो तो इनके पास में भी है, गवर्नर के पास, बस इन एडिशन टू दैट गवर्नर ऑल्सो हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कौन सी है? पहली अभी आपको बताया, whether he wants to reserve a bill for the president or not is his discretion. Whether he should be using his discretion or not is his discretion. Whether he wants to send report to the center seeking president rule in the state, his discretion. So constitution itself gives governor certain discretions that wherein governor can act over and above beyond the council of ministers aid and advice, but that is not true in the case of president. So this is why बहुत लोगों को ये counter intuitive लगता है, but you have to understand that yes, it is true that governor has more discretionary power compared to the prime minister or compared to the president. Clear? इसके बाद बच्चे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। गवर्नर हो गया, जो पीएम है वही सीएम है अपने डोमेन में। अब प्राइम मिनिस्टर की सरकार जो है सेंटर में है, सो दे कैन मेक रूल्स एंड लॉज ऑन सब्जेक्ट्स विच आर इन सेंटर्स लिस्ट, फॉर एग्जांपल डिफेंस, करेंसी, आर्मी, फॉरेन अफेयर्स एंड सो ऑन। CM can make rules on subjects which come under state list. स्टेट लिस्ट में क्या है? आई स्ट्रिक्टली वॉन्ट यू टू डू दिस थिंग। आई होप आप सब ने अपने फ़ोन में कोई ना कोई बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप डाउनलोड कर रखी है। नाउ दैट यू हैव डन इट, बेटा मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलरली इसको पढ़ लिया करो, लिस्ट को ना, कि यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो CM के केस में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन, उसमें CM की सरकार, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, इन सब से रिलेटेड अपने लॉज बना सकते हैं। सो ये आई होप आपको समझ आया बेसिक सा फंडा क्या है। नाउ अब आता है हमारे पास, जैसे वहाँ पे AG था वैसे यहाँ पे भी AG है, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल पूरे इंडिया के लिए, यहाँ पे कौन है? एडवोकेट जनरल। अब अगर एडवोकेट जनरल है, से इफ समबडी इज एडवोकेट जनरल पंजाब, दैट मीन्स वो पंजाब की हाई कोर्ट से लेकर जितनी, अगर पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर ही विल हैव राइट टू ऑडियंस, सब डिस्ट्रिक्ट्स उनकी बात सुनेंगी। AG अगर हैं पंजाब के, तो ये पंजाब की विधानसभा में प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे स्पीच भी दे सकते हैं। ओनली थिंग दैट ही कांट डू what the Attorney General for India couldn't do in the Parliament, that is voting. He can't vote. Simple. Now article number 168 to article number 212. State legislature. Again, exactly same जैसा हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर था, बस इसमें आपको 2-3 चीज़ें समझनी है। जब हम यूनियन पार्लियामेंट करते हैं, यूनियन का हम पार्लियामेंट करते हैं, तो स्ट्रिक्टली एक सिंगल स्ट्रक्चर है। वो क्या है? वी हैव वन लोकसभा, वी हैव वन राज्यसभा, वी हैव वन लोकसभा, वी हैव वन राज्यसभा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिफॉर्मिटी है कि यार यूनियन में ऐसा ही है। लोकसभा में आपको पता लग गया लोग कैसे आते हैं, पूरे इंडिया में इलेक्शन होते हैं, लोग जीत के आ जाते हैं। राज्यसभा में भी आपको पता लग गया कि सारे स्टेट्स के MLAs अपनी स्टेट के कोटा के हिसाब से यहाँ पे पर्सन्स भेज देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्टेट लेजिस्लेचर देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। मोस्ट स्टेट्स में एक सिंगल हाउस होता है। फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ठीक, उत्तराखंड, मैक्सिमम स्टेट्स में क्या होगा? एक सिंगल हाउस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विधानसभा, और इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल। बट हर स्टेट में ऐसा हो जरूरी नहीं है। इनफैक्ट देयर एग्जिस्ट 6 स्टेट्स, आई थिंक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
आपस में जुड़ी हुई हैं, महाराष्ट्र कर्नाटका आपस में जुड़ी हुई हैं, यूपी बिहार आपस में जुड़ी हुई हैं, यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटका। अर्लियर इवन J&K यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ इट, अब J&K इटसेल्फ ही 2 यूटीज में बन गया है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। सो दीज 6 स्टेट्स डू नॉट हैव यूनिकैमरल, सिंगल हाउस नहीं है, यहां पे है 2 हाउसेस, तो इसको तो विधानसभा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विधान परिषद, PARISHAD, विधान परिषद। या फिर दूसरा इसके लिए वर्ड क्या है, जैसे यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है, यहां पे इसके लिए वर्ड है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लोग यहां पे इस हाउस में बैठते हैं वो कैसे बैठते हैं, ये लोअर हाउस है या अपर हाउस है, जस्ट लाइक सेंटर। तो जैसे वहां पे तो दोनों हाउसेस वालों को MP बोल रहे थे, MP राज्यसभा MP लोकसभा, यहां पे क्या जो यहां बैठता है उसको हम बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो यहां बैठता है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये वालों को MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। ठीक, सिंपल। सो स्टेट्स में बाईकैमरल भी हो सकता है, यूनिकैमरल भी हो सकता है, सेंटर में तो एसेंशियली बाईकैमरल है। किस किस स्टेट में बाईकैमरल है अब आपको पता लग गया, महाराष्ट्र कर्नाटका, यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना। क्लियर। अब ये किसी अगर स्टेट में बनानी है या हटानी है, लेट्स से टुमारो पंजाब वांट्स टू हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर, पंजाब को लगता है बाईकैमरल लेजिस्लेचर होगा, नहीं तो हम दिल्ली घेर लेंगे। दैट्स हाउ अनफॉर्चुनेटली वी फंक्शन। ओके, तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है, वो क्या है, पार्लियामेंट कैन अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसको अबॉलिश भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अगेन आपके पास आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, फिर अबॉलिश की, फिर दोबारा बनाई। ठीक, और जहां पे नहीं है वहां पे क्रिएट भी कर सकते हैं। क्लियर। कैसे, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, से मान लो पंजाब का ही केस लगा लो, इफ दिस इज हरियाणा से, जो हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेचर है जिसमें टोटल 90 MLAs हैं, वो 2/3 मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% वन ऑफ टोटल मेंबरशिप, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास कर दे कि हमें एक और हाउस बनाना है, बिल चला जाएगा प्रपोजल पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट बना देगा। सिंपल। सो होता क्या है, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट passes a resolution by a special majority to that effect, then parliament can create a bicameral legislature in the state as well. अब bicameral legislature तो क्रिएट हो गई, बट वी नीड टू नो कि यार यहाँ पे कितने लोग बैठते हैं और यहाँ पे कितने लोग बैठते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी मैं बात कर रहा हूँ असेंबली की। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं पूरी स्टेट में, जैसे MP के लिए पूरे इंडिया में होते हैं, यहाँ पे पूरी स्टेट में होते हैं। तो एज सच कुछ ऐसे डिसाइडेड नहीं है, पर क्या डिसाइडेड है, हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम होंगे 60 लोग और मैक्सिमम होंगे 500। 60 से ऊपर होगा साइज, 500 से कम होगा, डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन। जिस स्टेट में ज़्यादा लोग हैं, जैसे यूपी फॉर एग्जांपल 20-22 करोड़ लोग हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी विधानसभा है, 2 हाउसेज हैं। ऑन द अदर हैंड गोवा छोटी सी स्टेट है, तो इसी वजह से इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, यहाँ पे ये 60 लोग भी नहीं बन पाते, तो यहाँ पे मिनिमम कितना फिक्स किया हुआ है, 30।
सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश छोटी छोटी स्टेट्स हैं, तो 30 ही लोग हैं वो सिंगल हाउस में बैठते हैं और वो हो गई उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली। सिमिलरली मिजोरम, नागालैंड, इन सब में क्या है 40, 46 इस तरह से बैठते हैं। अब जो हमने सिस्टम वहां पे बना रखा था पार्लियामेंट में, वही सिस्टम यहां बना हुआ है। वो क्या है, हर एक स्टेट को हमने डिवाइड कर रखा है। जैसे पूरे इंडिया को हमने 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया, वैसे हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट को एमएलएस की सीट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे वहां के लिए हमने 1971 के पॉपुलेशन का सेंसस लिया था, वैसे यहाँ पे भी 1971 के पॉपुलेशन का सेंसस लिया हुआ है। क्लियर? सो दैट कि क्या हो जाता है कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो 2-4 गांव किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी में डाल देते हैं, बट ओवरऑल किसी स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी वो फ्रीज की हुई है 1971 के सेंसस के हिसाब से। कब तक? 2026 तक। तो इन्होंने बोला है कि क्या होगा 2026 के बाद जो सेंसस होगा विच इज गोइंग टू बी इन 2031, इसके बाद जो इलेक्शंस होंगे इसमें सीट बढ़ाएंगे या कम करेंगे, अभी के लिए ऐसा ही रखते हैं। नाउ अब बात आ गई कि चलो जी पूरे स्टेट्स में इलेक्शन हो जाते हैं एमएलएस के, जैसे पूरे इंडिया में एमपी के होते हैं। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलएस आते हैं उनकी सरकार बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन कर्नाटका बीजेपी येडियुरप्पा, इन मध्य प्रदेश बीजेपी शिवराज चौहान, इन पंजाब कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन हरियाणा बीजेपी मनोहर लाल खट्टर, इन दिल्ली आम आदमी पार्टी एंड उनका लीडर अरविंद केजरीवाल, इन वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस एंड दे हैव ममता बनर्जी जी एज देयर सीएम। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स इन मिरर इमेज ऑफ द सेंटर। जैसे डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन सेंटर में एससीज एसटीज के लिए रिजर्वेशन है, उसी तरह डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन यहाँ पे भी सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं। सो अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, अज्यूमिंगली से इफ 10% ऑफ पॉपुलेशन इन हरियाणा बिलोंग्स टू द एससी कैटेगरी एंड 10% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एसटी कैटेगरी, देन आउट ऑफ 90, 9 seats will be reserved for SC, 9 seats will be reserved for ST. सिंपल। चलो अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो समझ आ गया, लोकसभा का इक्विवेलेंट तो समझ आ गया। व्हाट अबाउट राज्यसभा का इक्विवेलेंट विच इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एमएलसी कैसे बनते हैं ये याद रखना है। ये आज जो भी पढ़ा रहा हूं इसको याद करो, अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इससे आएगा, बाकी सब बहुत सेम है। नाउ अनलाइक द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे पूरे स्टेट में, यहां पे कैसे इलेक्शन होते हैं एमएलसीज के? इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब एमएलसी में टोटल लोग कितने हो सकते हैं? वहां पे कितने था? बिटवीन 60 to 500। यहां पे टोटल लोग कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। व्हाट डज दैट मीन? अगर मान लो कोई स्टेट ऐसे अगेन मध्य प्रदेश मान लो, और वहां पे 240 एमएलए की सीट्स हैं, तो मैक्सिमम एमएलसी कितने हो सकते हैं? 80। ओके, मैक्सिमम 80। सेकेंड हाउस में 80 लोग ही बैठ सकते हैं मैक्सिमम, दैट्स इट। क्लियर? मिनिमम कितने हो सकते हैं? 40। कम से कम 40 हो, मैक्सिमम 80 हो। क्लियर? सिंपल। ये अगर 240 है आपके उधर, अगर किसी स्टेट के मिनिमम 40 से कम बन रहे हो, मान लो हरियाणा है, हरियाणा में 90 एमएलएज है, अब इनका 1/3 हो जाता है 30, लेकिन हमने तो बोला है मैक्सिमम 1/3 होने चाहिए। तो अगर मैक्सिमम 30 होंगे तो फिर मिनिमम 40 कैसे होंगे? तो एक्सेप्शन क्रिएट कर देंगे, इनको बोलेंगे आप 40 बना लो, या आप पहले 30 ही एक्सेप्शन है कि 30 आप रख लो एमएलसीज।
ठीक। एमएलसीज की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, ये बस वो लोग जो इलेक्शन हार जाते हैं, वो लोग जिनको पॉलिटिकली आपको अकोमोडेट करना होता है कि सर मेरे को तो आपने कुछ बनाया नहीं, मुझे तो एमएलए का टिकट दिया नहीं, मैंने भी इतना टाइम इतनी मेहनत की है पार्टी के लिए, कोई बात नहीं आपको एमएलसी बना देते हैं। ठीक, इतनी ज़रूरत नहीं होती। नाउ अभी इलेक्ट कैसे होते हैं? इनको इलेक्ट होने का जो तरीका है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का है। कैसे? 1/3 जो मेंबर हैं they are elected by local bodies like municipalities, district boards etc. तो हम आगे जाके देखेंगे हर एक स्टेट में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, ये लोग इलेक्ट करते हैं 1/3 लोगों को और वो जाके बैठ जाते हैं यहाँ पे 1/3। सिंपल। 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स रिजाइडिंग इन द स्टेट। इलेक्शंस होते हैं और जो 1/12 हैं लोग उस स्टेट के ग्रेजुएट्स उनको चूज करते हैं। वाह जी वाह, क्लियर। ये जाके यहाँ बैठ जाते हैं। 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स। ये कैसे होता है? टीचर्स उस स्टेट के वोट करते हैं। टीचर्स शुड नॉट बी लोअर देन सेकेंडरी स्कूल, वो वोट करते हैं और वो लोग जाके यहाँ बैठ जाते हैं जो कंटेस्ट करते हैं। 1/3 आर इलेक्टेड बाय स्टेट्स एमएलएस। तो उस स्टेट में एक और हाउस भी एग्जिस्ट करता है, उस स्टेट में एक और हाउस भी एग्जिस्ट करता है जिसमें एमएलएस हैं। तो 1/3 जो है वो एमएलएस इलेक्ट करके भेज देते हैं, वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब आपके पास रह गया 1/6 पेंडिंग। इसको कौन करता है? गवर्नर। 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम अमंग पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, cooperative societies and social service. 1/6 are nominated like this. So this is how all these members are elected. Simple. ये आपको याद रखना है। उसके बाद पूरा पार्लियामेंट बिल्कुल सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से आई होप आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी। अब आते हैं हमारा जो लास्ट एक वो है टॉपिक जो डिफरेंट है पार्लियामेंट से, वो क्या है? बिल पास होने का तरीका। क्लियर? बिल पास होने का तरीका भी जो है ना वो स्टेट का और सेंटर का अदरवाइज सेम है, एक ही चीज का डिफरेंस है। सुनो जरा, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल का। अगर तो सिंगल हाउस है तो हाउस में बिल आएगा, पास हो जाएगा, गवर्नर के पास चला जाएगा। लेकिन अगर 2 हाउसेस हैं तो क्या होगा? अगर 2 हाउसेस हैं तो बिल आएगा, मान लो बिल आया लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहां से पास होके चला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। नाउ दे हैव सम ऑप्शंस, उसमें से एक क्या है? इन्होंने बिल पास किया, गवर्नर को भेज दिया। दूसरी ऑप्शन क्या है इनके पास? इन्होंने मना कर दिया। तीसरी ऑप्शन क्या है इनके पास? 3 मंथ्स हो गए, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। वहां पे क्या था? 6 मंथ्स हो जाए और इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या है? 3 मंथ्स हो गए और इन्होंने कुछ नहीं किया। क्लियर? उसके बाद या फिर इन्होंने बिल वापस भेज दिया कुछ सर्टेन चेंजेस के साथ और इनको उनके चेंजेस पसंद नहीं आ रहे। तो सेंटर में एक चीज थी, ठीक? वो क्या थी कि जब ये हो जाता है कि 6 मंथ्स हो गए कुछ किया नहीं, या 3 मंथ्स इन दिस केस कुछ किया नहीं, या इन्होंने बिल रिजेक्ट कर दिया, या इन्होंने बिल को वापस भेज दिया एंड दे डोंट लाइक देयर चेंजेस, तो क्या होता था? जॉइंट सिटिंग होती थी। बट दैट इज नॉट द केस हियर। यहां पे क्या होगा कि ये बिल इनको वापस भेज देंगे। जब इन्होंने बिल वापस भेज देना है तो दे हैव 1 मंथ टू पास दिस बिल, एंड अगर तो इन्होंने सीधा पास कर दिया था फिर तो सिंपल था कि यार बिल हैज बीन पास्ड। इफ
दे हैव नॉट पास द बिल 3 months के बाद और इन्होंने इनको दोबारा भेज दिया, देन अ बिल विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इन सेकेंड रीडिंग। देयरफॉर मनी बिल तो बिल्कुल सेम है कि यार इन्होंने बिल किया, ये कुछ नहीं कर सकते, बस 14 दिन तक डिस्कशन करो और बिल पास करो। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल यहाँ पे आ ही नहीं सकता। सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में ही एक चीज पॉसिबल है, वो क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मैक्सिमम डिले अ बिल फॉर 4 months, 3 महीने इन फर्स्ट इंस्टेंस एंड 1 month इन सेकंड इंस्टेंस। अदरवाइज इनके पास में वो भी नहीं है। तो अगर इन्होंने ऐसा कर भी दिया तो भी क्या बोलेंगे, द बिल विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन द फॉर्म इन विच द बिल वाज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेकेंड इंस्टेंस, सेकेंड रीडिंग और सेकेंड, जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। तो कीप वन थिंग इन माइंड, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है स्टेट लेजिस्लेचर में। क्लियर, सिंपल, कोई डाउट नहीं है। चले, नाउ कीप वन थिंग इन माइंड कि एक चीज जो हमने पहले अभी छोड़ी है जब हम गवर्नर कर रहे थे, अब ये बिल आ गया से गवर्नर के पास। गवर्नर के पास जब बिल आता है तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन नंबर, एक बार दोबारा इसको बना दूं मैं, क्लियर है? तो बिल आया लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, उन्होंने बिल को पास करके भेज दिया गवर्नर के पास। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इन्होंने बिल पे कुछ एक्शन नहीं लिया, अगर इन्होंने बिल को मना कर दिया या इन्होंने वापस बिल को भेजा और इन्होंने दोबारा इसको पास कर दिया, नाउ दे हैव टू सेंड द बिल हियर, नो जॉइंट सिटिंग। बट एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, अगर बिल इधर आया होता और फिर बिल इधर गया होता और ये मना कर देते तो मना है। सो राज्यसभा वाली कोई स्टेटस नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, इट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी के पास सारी पावर है। इनका मना तो फिर मना है। क्लियर, सिंपल, यहां से बिल इधर आया एंड देन दैट्स इट, हो गया काम आज का। क्लियर। अब गवर्नर के पास बिल चला गया, दोनों हाउसेस से पास होके अज्यूमिंगली या एक ही हाउस था तो भी गवर्नर क्या कर सकते हैं, एक तो बिल को नो कर सकते हैं, आई विद होल्ड माई असेंट, अगर उनको मिनिस्टर बोल रहे हैं कुछ भी, ही कैन पास द बिल, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही कैन ऑल्सो सेंड द बिल बैक टू द हाउस फॉर रिकंसिडरेशन। Clear? And he can also do one thing, reserve the bill for the president. Now, if governor returns the bill for the reconsideration and the bill is passed by the house again with or without amendment and the bill is presented to the governor for his assent, governor must give his assent now. क्लियर। तो यहां पे सेंटर और स्टेट की एकदम सेम पावर है कि भाई सुनो, आपको बिल दिया गया, आपने अपने सजेशन देके बिल वापस भेज दिया, इनको आपके सजेशन पसंद नहीं आए, अब आपको दोबारा बिल वापस भेजा है, अब आपको इसको असेंट करना है। क्लियर, अब उनको असेंट देना है। बट इमेजिन हैड द गवर्नर रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ व्हाट कैन प्रेसिडेंट डू बिफोर गोइंग इनटू दिस, कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? लेट मी टेल यू वन थिंग। अब बात हो रही है प्रेसिडेंट और हाउस के बीच में, गवर्नर का रोल खत्म। अब ये आपस में दो लोग जानेंगे। आपके अगर इफ इट वाज इन योर कैपेसिटी यू वुड हैव डन समथिंग बाय नाउ, जस्ट द वेरी फैक्ट दैट यू हैव सेड दैट प्रेसिडेंट बताएंगे साहब इसमें, तो फिर विधानसभा प्रेसिडेंट से ही बात करेगी, बस आपका काम खत्म हो गया। क्लियर। अब क्या होगा? प्रेसिडेंट हैज अ फ्यू ऑप्शंस। प्रेसिडेंट कैन, गवर्नर ने रिजर्व किया था, प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट, प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज असेंट, प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट, प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज असेंट, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो कीप द बिल इन हिज पॉकेट एंड President can also send the bill again to the legislative assembly. Clear? Now, once the bill is given back to the assembly, assembly के पास में 6 महीने हैं, 6 months. In 6 months,
they have to, when a bill is so returned, the house or the houses, as the case may be, have to reconsider it within the period of 6 months. The bill is presented again to the president now. अब गवर्नर का कोई रोल नहीं है. Just keep one thing in mind. When the bill is given again to the president, it is not mentioned in the constitution that whether it is obligatory for the president to give his assent or not. Therefore, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हाउसेस ने बिल पास किया, गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया, प्रेसिडेंट ने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करके बिल वापस भेज दिया, इन्होंने प्रेसिडेंट की अमेंडमेंट्स मान ली और बिल वापस भेजा, उसने फिर मना कर दिया. प्रेसिडेंट के पास पावर है, इसीलिए तो स्टेट लेजिस्लेचर इतना चिल्लाती हैं कि भाई हम तो सेलिब्रेटेड म्यूनिसिपैलिटीज हैं, हम हैं क्या. क्लियर? बट दिस केस इज ओनली इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल. मनी बिल जैसा उधर होता है, फाइनेंस बिल जैसा पार्लियामेंट में होता है, बजट जैसा पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज जैसे होती हैं वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव कमिटीज. सो एवरी अदर थिंग is exactly same as in the case of union, similarly in the case of state legislature. So I hope आपको समझ आ गया कि state legislature और state executives में कोई फ़र्क नहीं है. अब हमारी जो कल की क्लास है उसमें हम आधे घंटे में पहले करेंगे, कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, आधे घंटे में हम करेंगे यूनियन टेरिटरीज सिंपल, और फिर हम करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस. आई विल सी यू टुमारो.